Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the lecture 2 of revision of chapter number 1 of CA Final Law, that is appointment and qualifications of board of directors. तो हम लोगों को आज स्टार्ट करना है फ्रॉम सेक्शन नंबर 151. इसके रिविजन से हम लोग को स्टार्ट करना है एंड मेरा जो टारगेट आज का है वो है कि मुझको सेक्शन नंबर 151 से लेकर के और ये जो भी 150 वाली सीरीज़ है ना, 150 वाली लेन जो है ना, 159 तक मतलब हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो बाकी तो देखते हैं जैसा टाइम के अकॉर्डिंग होता है, बट टारगेट यही है, सो होपफुली अचीव होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो 151 है दैट टॉक्स अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनकी जो नॉमिनल वैल्यू है, जो शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है ना, दैट इज़ नॉट मोर देन 20,000 या फिर जो भी सम प्रेस्क्राइब्ड है। अब ये जो सम प्रिस्क्राइब्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, लॉज में हो सकता है। तो अगर वो प्रेस्क्रिप्शन है तो ऑफकोर्स हम उसको प्रेफरेंस देते हैं एंड इन जनरल 20,000 होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्या मतलब हो गया? क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इनका जो शेयर होता है कंपैरेटिवली और शेयर होल्डर्स के कम होता है, तो जिससे कि इनका किसी भी तरह से इनके खिलाफ कुछ भी ना हो, इनका इंटरेस्ट किसी भी तरह से इम्पैक्ट ना हो गलत तरह से। सो फॉर देम उनकी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए एक अलग से एक सेक्शन आया है एंड जिसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 151। तो ये लिस्टेड कंपनी पे है और इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना, वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, अपना एक डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते हैं जिससे वो अपने इंटरेस्ट को बचा सके। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स ये कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रोविजन से वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो उन सारे के सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर एक ऐसा बंदा होता है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उससे स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है जिनके पास में कम शेयर है, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्डेड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका तरीका क्या है, इसमें अपॉइंटमेंट करने का तरीका क्या होता है? इसमें अपॉइंटमेंट करने का ये तरीका होता है कि या तो वो सुओ मोटो, ठीक है, मतलब खुद से, और या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक नोटिस दे देते हैं, ठीक है, एक नोटिस दे सकते हैं। अब वो नोटिस भी कैसा होना चाहिए, या तो 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका 1/10, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब विच एवर इज लोअर का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज 20,000 आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब 20,000 को डिवाइड बाय 10 करो तो कितना हुआ, 2,000 हुआ। अब आपके पास तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है वो 1000 ही है ना। तो इसमें विच एवर इज लोअर, मतलब अगर 1000 शेयर होल्डर्स का नोटिस आ जाएगा तो दैट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ऐसे में हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो जो नोटिस होगा ना, वो 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो भी लोअर होगा इनमें से, उतने लोगों का वो नोटिस होना चाहिए, ठीक है। मतलब उतने लोगों का बेसिकली रिजोल्यूशन होना चाहिए। However, a listed company may opt to have a director on suo motu, मतलब लिस्टेड कंपनी खुद से भी एक डायरेक्टर रख सकती है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो ऐसे केस में फिर यू डू नॉट नीड टू यू नो कंप्लाई विद दिस प्रोविजन ऑफ नोटिस, ठीक है। तो अगर नोटिस है तो फर्स्ट कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि इसमें लिमिट है कि कम से कम इतने होने चाहिए, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब जैसे सपोज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 1900 ही हैं, सॉरी शेयर होल्डर्स 1900 ही हैं, ठीक है। तो उसमें फिर 1/10 क्या हुआ, 1900 का 190 हुआ। अब 1000 कहाँ से लाओगे, 190 तो हुआ। तो विच एवर इज लोअर का यही मतलब है, ठीक है, कि विच एवर इज लोअर मतलब 1000 या फिर जो लोअर वाले होंगे, ठीक है। अगर 1000 से कम ही टोटल शेयर होल्डर्स है तो ऑफकोर्स हम उसका 1/10 देखेंगे। तो ये सीधा सा मतलब ये है। नहीं समझ आ रहा तो लर्न करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, एक तो उन्होंने बता दिया कितने लोगों का होना चाहिए। अब होना कैसे चाहिए ये, स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, एक कैंडिडेट लेकर आएंगे कि ये कैंडिडेट को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो 14 डेज पहले जब मीटिंग होगी, उस कैंडिडेट का नेम, एड्रेस, शेयर्स जो है उनके, फोलियो नंबर जो है ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर,
मतलब वो क्या कर सकते हैं, जैसे खुद ही जहाँ पर शेयर स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो खुद ही में से क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं कि ये बंदा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो उसका ये सब डिटेल वो क्या करेंगे उस नोटिस में लिख देंगे, 14 दिन पहले होना चाहिए लेकिन, ठीक है। एंड इफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, हाउएवर इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड, अगर उसके पास कोई शेयर होल्डर नहीं है तो फिर हमें शेयर होल्डर्स वाली डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर नाम एड्रेस ही मेंशन कर दो उसका, जिस भी बंदे को स्मॉल शेयर होल्डर्स बनाना चाह रहे हो आप, अपना डायरेक्टर, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में एक स्टेटमेंट एनेक्स जो होना चाहिए नोटिस का, तो नोटिस के स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, नोटिस के स्टेटमेंट में एक नेम होना चाहिए, डेन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस भी पर्सन को यू आर प्रपोजिंग टू बिकम द डायरेक्टर, उसका क्या होना चाहिए, डेन होना चाहिए। साथ ही में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए डायरेक्टर बनने से, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसने अपना कंसेंट दिया होना चाहिए, उसके पास डेन होना चाहिए, ठीक है। और वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही में उसकी कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस स्टेटमेंट में होनी चाहिए जो कि नोटिस के साथ में जाएगा, ठीक है। फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक तरह से जो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 149 सेक्शन 6 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, और इसको क्या करना चाहिए, 149 सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन भी देना चाहिए, क्योंकि इसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152, जो अपॉइंटमेंट है स्मॉल शेयर होल्डर्स का वो 152 वाले से भी कंप्लाई होना चाहिए, एक्सेप्ट इस पे रोटेशन वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। साथ ही में जो इसका टेन्योर है वो सिर्फ 3 साल तक होना चाहिए, और ये अगर इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया तो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो कूलिंग पीरियड है वो क्या है, 3 इयर्स का है, ठीक है। सो बेसिकली इसका टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का है, और इसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते, तो कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट तो यहाँ नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना। फिर उसके बाद में एसएसडी को हम रीअपॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको अपना ऑफिस जो है वो वेकेट करना पड़ सकता है। तो वो वेकेट कब करेगा, इफ़ ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की, या फिर अगर उसने 167 में जो वेकेशंस के बारे में है वो उसके साथ में कंप्लाई कर लिया, और अगर वो इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन को मीट नहीं कर पाता है, मिस्टर ए वाला जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 149 सेक्शन 6, तो वो चीज़ है, अगर ऐसा है तो फिर उसको हम मतलब उसको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा एसएसडी से, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से, ठीक है। अब वो एक चीज़ इसमें और है कि वो एक साथ दो ही कंपनीज का स्मॉल शेयर होल्डर नहीं बन सकता, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता है, मतलब सॉरी एक साथ दो से ज़्यादा कंपनी के लिए नहीं बन सकता, सिर्फ दो कंपनी के लिए वो एक टाइम पे एसएसडी हो सकता है, ठीक है। और जो एसएसडी है वो मतलब जो दो कंपनीज है वो भी कैसी नहीं होनी चाहिए, वो कॉम्पिटिटिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो दोनों कंपनीज हैं जिसमें वो एसएसडी है वो एकदम अलग होनी चाहिए एक दूसरे से। कूलिंग पीरियड का प्रोविजन इसमें ऐसे है कि वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 इयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस एज एसएसडी इन अ कंपनी, वो क्या होगा, वो शेल नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड इन एनी अदर कैपेसिटी, वो उस कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में, मतलब रीअपॉइंटेड तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरह, लेकिन उसके अलावा भी वो उस कंपनी से ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रह सकता है 3 साल के लिए, ठीक है। अब इसमें फिर वो किसी भी तरह की शेयर होल्डिंग भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिस डेट से जैसे उसके 3 साल सपोज आज खत्म हो गए तो फिर उसको कंपनी से कम्प्लीटली अपना कट ऑफ करना होगा फॉर एग्जैक्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी है लिमिट की, कि क्या लिमिट होनी चाहिए, नोटिस में कितने लोगों का होना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1/10 या फिर
1000 जो भी लोअर है। इस नोटिस को हमें 14 दिन पहले देना है मीटिंग के। इसमें सारी डिटेल्स आएंगी जिस भी पर्सन को स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं डायरेक्टर, और जो लिस्टेड कंपनी है वो खुद भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। साथ ही में एक स्टेटमेंट देना है जिसका नाम हम प्रपोज कर रहे हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इस बंदे को बना दो। उसके पास में उसका डिन होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए डायरेक्टर बनने से, और उसकी मर्जी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। फिर हम इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो 149 सब सेक्शन 6 और 7 को भी वो कंप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी की बात है 152 की, तो हाँ इसमें अपॉइंटमेंट तो होता है 152 के अकॉर्डिंग, लेकिन एक तो इसमें रोटेशन नहीं होता है रिटायरमेंट, और ये रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है। एक बार गया तो गया, और सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। फिर इसकी जो अगर इसने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन या वैकेशन का प्रोविजन कर लिया अट्रैक्ट, तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और जो मैक्सिमम नंबर है वो एक साथ वो एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सिर्फ 2 ही कंपनीज में बन सकता है, और वो भी 2 कंपनीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो 2 कंपनीज भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। कूलिंग पीरियड 3 साल का होता है, उसमें वो ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कंपनी के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नोटिस तो पहुंच गया कंपनी के पास में एसएसडी का, स्मॉल शेयर होल्डर्स का, लेकिन क्या बाउंड है कंपनी की? नोटिस आ गए तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगी? नहीं, कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाएगी, नहीं चाहे नहीं अग्री कर रही तो नहीं भी बनाए तो भी कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोविजन का आप वो कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, या आप फॉलो नहीं करोगे, सीज कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी कि वो कंपनी जो है वो अपॉइंट कर रही है एसएसडी को। ठीक है, वो चाहे तो वो ना भी करे, तब भी यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 152 दैट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें आपकी 7 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 1 बात करता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। जो पहला डायरेक्टर होगा वो कैसा होगा? पहला डायरेक्टर का कोई भी प्रोविजन अगर आर्टिकल में नहीं है तो जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के उन्हीं को हम पहला डायरेक्टर मान लेंगे, वरना जैसा आपके एओए में लिखा है एओए को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, एओए में कुछ नहीं लिखा है तो जो सब्सक्राइबर्स हैं एमओए के उन्हीं को ही मान लिया जाएगा। ठीक है ना। और ओपीसी के केस में क्या है? ओपीसी मतलब 1% कंपनी में जो इंडिविजुअल मेंबर है उसी को डायरेक्टर मानेंगे। टेन्योर इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, टिल डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट, बस इन्होंने यही लिखा है। ठीक है, तो ये लंबे चौड़े पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही मिलेगा यहाँ तक। ठीक है, आर्टिकल्स में नेम हो सकता है, अगर आर्टिकल्स में नेम है तो ऑफकोर्स वो, अगर नहीं है तो सब्सक्राइबर्स को ही मान लो। तो हो गया आपका सबसेक्शन 1 ओवर। सबसेक्शन 2 पे आओ। सबसेक्शन 2 बात करता है आपकी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो है वो जनरल मीटिंग में होना चाहिए अपॉइंट। और अगर जनरल मीटिंग में क्या होगा, मतलब ऑफ कोर्स आपके जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, अपना ORSR पास करके, ऑफ कोर्स OR ही होगा, एंड फिर आपका जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ अलग से एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है एक्ट में तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, सेक्शन 152 सब सेक्शन 2 इज ऑल्सो ओवर। फिर उसके बाद में सब सेक्शन 3 पे आते हैं जो कि बात करता है आपका दिन की। तो कोई भी डायरेक्टर जो है उसके पास में डिन होना ही होना चाहिए। तो जिसको हम डायरेक्टर बना रहे हैं उसके पास में डिन होना चाहिए अंडर सेक्शन 154, या फिर कोई भी और ऐसा नंबर होना चाहिए जो सेक्शन नंबर 153 में प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब कि ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकें कि ये बंदा डायरेक्टर है। ठीक है, तो 153 सिर्फ यही बोलता है कि आपके पास डिन होना चाहिए। 154 बोलता है कि आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। डिक्लेरेशन किस बात की देनी होगी? तो हर पर्सन के पास में डिन होना चाहिए, साथ ही में ही शैल ऑल्सो फर्निश अ डिक्लेरेशन कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, इस बात की उसको डिक्लेरेशन देनी होगी। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 5 बात करते हैं कंसेंट की, कि जो भी आपका डायरेक्टर है उसको क्या देना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टर बनने में। तो उसको हम कैसे लेंगे? उसको हम लेंगे और फिर हम क्या करना होगा, फॉर्म DIR 2 में उसकी कंसेंट को हमें फर्निश करना होगा कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, उस कंसेंट को रजिस्ट्रार के पास भेज देगी 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 में विद प्रिस्क्राइब्ड फी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ लिख लो DIR2 कौन देगा, डायरेक्टर देगा कंपनी को DIR2 में कि देखो मैं अपॉइंट मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू बिकम दी डायरेक्टर। और फिर कंपनी रजिस्ट्रार को देखिए विद इन 30 डेज इन DIR12। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देख लो, मिस्टर नरेश जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर इन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इनको अप्लाई करना होगा डिन के लिए, इनको डिन मिल गया। ठीक है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय गिवन रिटन कंसेंट, ये एक रिटन कंसेंट देंगे कंपनी को DIR2 में। फिर कंपनी क्या करेगी, जो कंसेंट है इनकी वो DIR12 में भेजेगी टू दी रजिस्ट्रार विद इन द 30 डेज, जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी है, इन केस एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एन जनरल मीटिंग, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हमें देना है कि उसने सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना 152 सबसेक्शन 5 की कंसेंट देनी है, ये एप्लीकेबल नहीं है, किसको एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी को। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी को भी। तो ये आपका जो प्रोविजन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, 152 सबसेक्शन 5 इसको एप्लीकेबल नहीं है, और इसमें भी वही सारी कंडीशंस है 137 और 92 वाली। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 किसके बारे में बात करता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो रिटायरमेंट बाय रोटेशन में क्या पॉइंट है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टर्स है ना उनको रोटेशन से रिटायर होना होगा। ये चीज़ आपने अभी ऊपर पढ़ी थी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा क्या है रोटेशन वाले में, रोटेशन वाले में ये है कि अगर एक ही डायरेक्टर या कुछ ही डायरेक्टर सेम डायरेक्टर्स कंपनी में बने रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब वो कहीं ना कहीं अपनी ऑनेस्टी के साथ इंटीग्रिटी के साथ में कुछ मैनिपुलेशंस कर ले, या ये भी चांसेस हैं कि वो कंपनी के साथ ही फ्रॉड कर ले, क्योंकि वो क्या है, वो कंपनी के ट्रस्टी हैं, है ना। और उनकी जो है आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि उनके पास में सीक्रेट्स भी होते हैं, एक बहुत ही ट्रस्ट वाला उनके साथ में हमारा रिलेशन होता है, मतलब कंपनी का और डायरेक्टर का। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं, हम भी यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है, कंपनी एक्ट यही चाहती है कि कोई भी सेल्फ परपेचुएटिंग मैनेजमेंट ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देर आर हाई चांसेस कि इंटीग्रिटी के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपना ओन कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, लेकिन उसी में ही उनको इलेक्ट और री इलेक्ट करने का मौका मिलता है। ये जो है ये इतना कंड्यूसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आपस में मिल जाए एंड किसी के साथ गलत कर दे तो किसी के साथ सही, है ना। तो इससे क्या होता है, जिससे एक हेल्दी ग्रोथ मिले कंपनी को, इसलिए हम ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। So the concept of rotational directors enables them to not re-elect a retiring director for whom they may have a unfavorable opinion, because appointment जो होता है ना डायरेक्टर का, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक तरह से मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग होता है। एंड अगर हम उसी को बार बार री इलेक्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि वो अनफेवरेबल हो, बट फिर भी क्योंकि वो बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बन जाए, इसलिए हम ये रोटेशन लेकर आए हैं। अब इसमें क्या होता है रोटेशन वाले में, आपको उससे बताती हूँ ड्रॉ करके। जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2/3, 1/3। ठीक है, सपोज हमारे टोटल डायरेक्टर्स इसमें सब आते हैं आपके, ठीक है, सारे डायरेक्टर्स आते हैं, और अभी जो नहीं आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कौन से नहीं आते हैं, अभी तक ये मानो कि सारे आते हैं। ठीक है, टोटल डायरेक्टर 100 है। ठीक है, तो उसका जो 1/3 है उसको हम मानेंगे कि वो नॉन रोटेशनल है, और जो 2/3 है उसको हम मानेंगे वो रोटेशनल है।
अब 1/3 कितना हुआ 100 का? 30 मान लो चलो, ठीक है। 2/3 कितना हुआ? 70। एक बात ध्यान रखना, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, ठीक है। अब जैसे 100 है, 100 का 1/3 कितना हुआ? 33.33 करके हुआ, ठीक है। 33.33 करके कुछ हुआ। तो मैं यहाँ कितने मानूंगी? मैं यहाँ मानूंगी 33 ही है, 33.33 है, मैं मानूंगी यहाँ 33 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 33.67 होता सपोज, तो मैं क्या मानती इसको? 34 मानती ना, मैथ्स वाले राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है एक, यहाँ पे चाहे राउंड पॉइंट के बाद वाला नंबर बड़ा भी हो, हम यहाँ हमेशा लोएस्ट लेंगे। हमेशा हम लोएस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है ये खतरे वाला पॉइंट है और ये हमारा सेफ जोन है, ठीक है। जैसे गेम्स खेलते हो तो होता है ना खतरे वाला जोन, डेंजर जोन और सेफ जोन। तो ये सेफ जोन में जिससे कि इंटीग्रिटी कम से कम कॉम्प्रोमाइज हो, तो हम खतरे वाले जोन में ज़्यादा लोगों को भेजेंगे, सेफ जोन में कम लोगों को रखेंगे। इसलिए हम यहाँ मैथ्स वाला राउंड ऑफ नहीं लगाते, हमारी कोशिश यही रहती है यहाँ कम से कम लोग आए, ठीक है। अब क्या होता है, ये रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, ये नॉन रोटेशनल होते हैं। अब इन रोटेशनल में से ही हम कुछ डायरेक्टर्स को निकाल देते हैं। प्लीज़ इस पे मेरे राइटिंग पे मत जाना, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं फिंगर और माउस यूज़ कर रही हूँ लैपटॉप का, तो ऑफ कोर्स ये आपका बहुत प्यारा सा तो बन नहीं सकता। बस हाँ, ये है कि मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उसको सुनो, ठीक है। अब ये जो रोटेशनल है ना, इसमें से भी क्या होगा, 1/3 जो है वो क्या हो जाएंगे? आउट। और बैलेंस क्या होंगे? सेफ, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे हैं, मैंने 70 और 30 पता नहीं क्या सोच के लिख दिया था, यहाँ आएगा आपका 67, है ना। अब 67 का 1/3 करो, 67 का 1/3 आ रहा है 22.33। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊंगी मैथ्स वाला राउंड ऑफ, तो ये कितने हो जाएंगे? 22। 22 डायरेक्टर को मैं बोल दूंगी भाई घर जाओ, शक्ल मत दिखा देना। और बाकी के जो मेरे डायरेक्टर्स हैं क्या हो जाएंगे? सेफ। 45 डायरेक्टर्स को मैं क्या कर लूँगी? सेफ, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ 1/3 होगा, तो यहाँ पे जो 1/3 है, मतलब यहाँ 2/3 जो बेसिकली है, जो 2/3 मतलब हम रेड जोन में ले रहे हैं, डेंजर जोन में ले रहे हैं, वो हमारे क्या होने चाहिए? वो ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए। अब इसमें जो 1/3 है, इसमें हम ऑनेस्टली अपना मैथ्स वाला राउंड ऑफ ही लगाएंगे। राउंड ऑफ तो पता होगा ना सबको, मैं बता देती हूँ मैथ्स वाला राउंड ऑफ है क्या, जिसको नहीं पता हो। 33.67 अगर, तो मैथ्स वाले राउंड ऑफ के हिसाब से ही हो जाएगा 34। अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से ज़्यादा होता है या 5 होता है, तो हम एक नंबर ज़्यादा कर देते हैं, ये होता है, ठीक है। तो एक बार चलो पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। अपॉइंटमेंट, जब तक आर्टिकल ऐसा नहीं कहते तब तक क्या होगा, 2/3 जो है वो क्या होंगे? रोटेशनल, ठीक है। तो बी पर्सन्स whose period of office is liable to determination by retirement of rotation and save as otherwise expressly provided। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर जो रिमेनिंग होंगे, दैट मीन्स 1/3 होंगे, वो नॉन रोटेशनल होंगे। अब रोटेशनल में से क्या होता है? रिटायरमेंट। तो एट फर्स्ट एजीएम ऑफ अ पब्लिक कंपनी हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, जो फर्स्ट एजीएम होती है जनरल मीटिंग के बाद में, जहाँ फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए होते हैं, उसके बाद में, मतलब जो सब्सिक्वेंट वाली होती है, उसमें क्या होते हैं? तो जो रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल कितने होते हैं? 2/3। तो 2/3 में से हम 1/3 को क्या कर देते हैं? रिटायर कर देते हैं, ठीक है। और इफ देयर नंबर इज नीदर 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर नियरेस्ट टू 1/3 शेल रिटायर फ्रॉम ऑफिस। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसको रट लो, लेकिन मैथ्स वाला अपना राउंड ऑफ याद रखना, ठीक है। नॉट इज टू बी नोटेड कि जो प्रोविजन है रिगार्डिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ये एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी को, लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो इसमें इन्होंने सिंपली ये लिख दिया, प्राइवेट कंपनी विच सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर सीए इंटर की लॉ पढ़ी है या लॉ पढ़ी है आपने सीधा सीधा, तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही बोली जाती है, मानी जाती है ना।
तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी नहीं है, मतलब वो सिंपली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, और जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज है उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ एग्जाम्पशंस है, कि हम जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो हमारे अपने केस में हमने 100 लिया था, तो उसमें क्या एग्जाम्पशन है, उसमें एग्जाम्पशंस ये हैं कि तो देखो इसमें आप वो नहीं लोगे, आपका प्राइवेट कंपनी तो नहीं लोगे। ठीक है। साथ में इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर भी इंक्लूड नहीं करोगे। कौन से नहीं करोगे? नॉमिनी डायरेक्टर आप वो वाले इंक्लूड नहीं करोगे जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं। ठीक है। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर बीइंग नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन, उसको आप टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में जब मैं डिस्कशन कर रही थी तभी मैंने बताया था कि वो सिर्फ उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक की ही पर्पस के लिए होते हैं, तो उसको आप टोटल में नहीं कंसीडर करोगे। ठीक है। और आपके एक और तरीके के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी नहीं आते हैं इस टोटल वाली लिमिट में। वो कौन से डायरेक्टर होते हैं? ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं आते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन से होते हैं कि अगर सपोज कोई डायरेक्टर एब्सेंट है तो उसकी जगह जो आएगा वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, तो वो एक तरह से उसका प्रॉक्सी हुआ ना, तो अगर आप उसको काउंट कर लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट करे हैं तो ही कंसीडर नहीं करोगे, वरना कंसीडर करोगे इन द लिमिट ऑफ टोटल नंबर। ठीक है। नाउ वंस द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन इज डिटरमाइंड, जो 1/3 है उसको हम रिटायर कर देते हैं, बाकी को क्या करते हैं हम सेव कर देते हैं। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। कारखटा एडवाइजरी लिमिटेड जो है वो 12 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, 1 नॉमिनी डायरेक्टर है। द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या है, कितने डायरेक्टर हैं? 12 डायरेक्टर है। अब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 हैं और एक नॉमिनी डायरेक्टर है। ठीक है। तो इसको आप लोगे या नहीं लोगे? तो इन्होंने क्या किया है, इट शुड बी नोटेड कि जो 2/3 है वो क्या हो जाएंगे, रोटेशनल, 1/3 क्या हो जाएंगे, नॉन रोटेशनल। हाउएवर इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनी डायरेक्टर शेल नॉट बी काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन्होंने इन दोनों को काउंट नहीं किया है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन तो करा नहीं है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपॉइंटेड है या नहीं है ना। तो आप बेटर यही रहेगा कि यहाँ पे आप एक अपनी एजम्पशन ले लो, या फिर क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है तो आप नीचे एजम्पशन ये लिख सकते हो, इट इज एज्यूम्ड दैट these independent director and nominee director are appointed by a financial institution that was set up under any parliament. That is why we will not include. अपना concept clear रखो, जो इंस्टीट्यूट ने किया है वही करो, लेकिन अपना concept भी clear रखो, है ना। तो क्योंकि देखो यहाँ कुछ ऐसा गिवन नहीं है, तो हम ये भी एज्यूम कर सकते थे कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट नहीं किया है, बट इन्होंने ऐसा लिखा है तो इट्स फाइन, वी विल नॉट इंक्लूड इट। ठीक है। तो इसलिए 9 टोटल डायरेक्टर आपके रह गए। अब 9 में से 2/3 क्या हो जाएंगे, नॉन रोटेशनल। देखो 9 में से 2/3 हो जाएंगे नॉन रोटेशनल, है ना। तो ये 2/3 क्या हो गए, नॉन रोटेशनल हो गए, 1/3 कौन हो जाएंगे, रोटेशनल हो जाएंगे। तो 6 जो है वो रोटेशनल है, और जो आपके 3 है वो नॉन रोटेशनल हो गए। अब जो रोटेशनल वाले हैं 6, उसका भी 1/3 में से 2 डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, बाकी सेफ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है। उसके बाद में आपका 152 सबसेक्शन 7 बात करता है एडजर्नमेंट की। ठीक है। एक सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे भी कुछ दिया है, जो डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर हो रहे हैं रोटेशन के, वो होते हैं जो लॉन्गेस्ट रहते हैं ऑफिस में। If 2 or more directors were appointed on the same day, retirement of rotation will be decided between them by mutual agreement among themselves or by lot as the case may be. ये बोल रहे हैं कि वैसे तो जो रिटायरमेंट है उसमें हम वही कंसिडर करते हैं जो डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर होते हैं, जो लॉन्गेस्ट है ऑफिस में। लेकिन अगर एक ही डेट का अपॉइंटमेंट है तो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कर लो कि कौन जाएगा। जो अबव प्रोविजन डी है वो क्लैरिफाई करता है एक बेसिक क्वेश्चन को
that after the determination of number of directors liable to retire by rotation who actually retire at the AGM, for this purpose it is provided that directors who have been longest in the office since their last appointment are the directors who need to be retired first. जो भाई पहले से बहुत पहले से तो पहले उसको निकालो ना. However, it may happen that some of these directors were appointed as directors on the same day. अब देखो जो टू बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हो सकते हैं जिसको हमने एक ही दिन अपॉइंट करा हो, तो अब उसमें से ही लड़ाई हो सकती है कि कौन जाएगा, है ना. तो क्योंकि दोनों का ही टेन्योर सेम रहा है, तो इस केस में आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो कि किसको रिटायरमेंट लेना है. अदरवाइज द डिटर्मिनेशन शेल बी डन बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स, मतलब ड्रॉ ऑफ लोट्स से हम डिटरमाइन कर लेंगे. ठीक है. ओके फिर उसके बाद में आपका 152 सबसेक्शन 7 बात करता है एडजर्नमेंट की. एडजर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे फिलिंग ऑफ वैकेंसी है. ठीक है. अब रिटायरमेंट के बाद में कंपनी के पास में 3 चॉइस होती है. या तो रीअपॉइंट कर दो रिटायर जो है उसी को ही, या उसकी जगह एक नया ले आओ, या फिर आप उस वैकेंसी को हमेशा के लिए खाली ही छोड़ दो. तो एट द AGM एट विच द डायरेक्टर रिटायर्स द कंपनी में फिल अप वैकेंसी बाय या तो उसी डायरेक्टर को या किसी और. ठीक है. Where when a director is retired or vacancy is created, जब रिटायर होते हैं तो ऑफकोर्स उसकी वैकेंसी हो जाती है. ठीक है. इफ द डायरेक्टर इज नॉट अपॉइंटेड, जो कंपनी है वो और कर सकती है. The clause regarding appointment of directors who are filling the vacancy created by retiring director is quite important. However, the number of directors should not fall short. Number of directors हमारी short नहीं होने चाहिए, इसलिए कंपनी की liability होती है. अगर वैकेंसी नहीं भरी, ठीक है, वैकेंसी को हमें भरना होगा AGM में, एंड द मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व टू नॉट टू फिल. और अगर ऐसा हो गया है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है दैट वी विल नॉट फिल द वैकेंसी, एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मीटिंग एडजॉर्न्ड हो जाएगी. अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी वैकेंसी नहीं भरी गई है तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसी को ही रिअपॉइंट कर लिया जाएगा. बेसिकली कंपनी के पास में 2 चॉइस होती हैं, या तो कोई नया डायरेक्टर ले आओ या रिटायरिंग कर लो. ठीक है. अब क्या हुआ, AGM रखी गई कि भाई हम नया डायरेक्टर लेकर आएंगे. ठीक है. तो उस केस में क्या हुआ, उसमें कोई भरा ही नहीं आपने, तो वो क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी एडजॉर्न. एडजॉर्न कैसे होगी, सेम टाइम सेम प्लेस. अगर नेशनल हॉलीडे है तो ऑफकोर्स अगले दिन हो जाएगी. अगर उसमें भी नहीं भरा ना तो फिर क्या होगा, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वही बन जाएगा आपका डायरेक्टर. ठीक है. रीअपॉइंट हो जाएगा बेसिकली. तो when a director is retired, if they are not appointed, the company may appoint some other person. The clause regarding appointment for filling is created by retiring director is quite important. However, the number of directors shall not fall below. However, so long as the clause regarding minimum required is filled, may also resolve not to appoint anyone in the place of retiring director. In case AGM is not held on the due date, then the retirement of rotational director cannot be postponed to a particular date when the AGM shall be held in future. The director who are liable to retire must vacate the office of director immediately when the AGM is ought to be held. तो यहाँ पे है वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला एडजर्नमेंट का. इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड, तो या फिर मतलब उसमें ये हुआ है कि हम ये नहीं भरेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, एडजर्न कर देंगे. ठीक है. और अगर उसमें भी नहीं भरा, एडजर्न मीटिंग में भी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम खाली नहीं छोड़ सकते जो डायरेक्टर की सीट है उसको. नो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट इन सारे केसेस में नहीं होगा. इफ एट द मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट. एक रेजोल्यूशन रखा गया था कि इसी को रीअपॉइंट कर लो, लेकिन लॉस हो गया वो रेजोल्यूशन. अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि मुझे नहीं बनना डायरेक्टर, अगर वो डिस्क्वालीफाइड है, अगर स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, इज रिक्वायर्ड फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोविजन. ठीक है. और अगर सेक्शन नंबर 152 एप्लीकेबल है, क्या, वेयर अ सिंगल रेजोल्यूशन वाज यूज्ड टू अपॉइंट 2 और मोर पर्सन्स एज डायरेक्टर विदाउट फर्स्ट मूविंग अ प्रपोजल व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी एग्रीड. सेक्शन 162 जब आएगा तभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे. तो 5 केसेस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वरना क्या हो जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली कंपनी के पास में, मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ, 3 रास्ते हैं, या तो उसी को रिअपॉइंट कर लो, या नए पर्सन ले आओ, या एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर लो
कि हमको वैकेंसी नहीं भरनी। अगर आपने एक्सप्रेसली रिजॉल्व भी नहीं किया कि हमको वैकेंसी नहीं भरनी और वैकेंसी भी नहीं भर रहे हो तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट इन 5 केसेस में नहीं होगा, रिजोल्यूशन पुट एंड लॉस्ट, ठीक है, अनविलिंगनेस, डिस्क्वालिफिकेशन, SROR चाहिए और 162 एप्लीकेबल, ठीक है। अब अगेन गवर्नमेंट कंपनी को और जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको ये नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट कंपनी भी लिस्टेड वाली उसको नहीं लगेगा, सॉरी अनलिस्टेड वाली विच इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी उसको ये प्रोविजन नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें भी आपकी वही 137 और 92 है। अब आपकी जो 153 से 159 ये बहुत छोटे से सबसेक्शंस हैं, और ये बात करते हैं आपके डिन के बारे में। तो 153 जो है वो बात करता है कि डिन अप्लाई करो, डिन के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो डिन के लिए अप्लाई करो मतलब जो आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका अप्लाई करो। उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, उसको आप अप्लाई करोगे DIR 3 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 3 हर पर्सन के पास डिन होना चाहिए। तो 153 में क्या करोगे आप, 153 बोलता है कि डिन के लिए अप्लाई करो। डिन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, DIR 3 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को हम अप्लाई करेंगे कि हमें डिन चाहिए, ठीक है, along with the prescribed fee. It is provided that in case proposed director is not having din, जो पर्टिकुलर्स है मैक्सिमम थ्री डायरेक्टर्स की, मतलब बेसिकली आप INC 32 जो फॉर्म है उसमें भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डिन के अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन देंगे हम CG को DIR 3 में अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी। और DIR जो है, DIR 3 जो है उसके साथ में आपको क्या देना होगा, उसके साथ में आपको देना होगा फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट भी। सो द एप्लीकेंट शुड डाउनलोड MCA के पोर्टल पे जाके फॉर्म DIR 3 डाउनलोड कर लो, उसको भर दो, ठीक है। उसमें फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये सब मतलब DSC वाले सिग्नेचर, ये सब करके एंड देन यू हैव टू अप्लाई टू CG। DIR 3 फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होगा CG से, और साथ में CS जो है और या फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर ऑफ CEO है या CFO है वो भी इसको कर सकता है साइन। तो अपने साइन चाहिए और CS के साइन चाहिए इस पर, ठीक है। ये सब करके आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। इन केस नेम ऑफ पर्सन डज नॉट हैव लास्ट नेम देन हिज और हर फादर्स नेम और ग्रैंडफादर्स सरनेम शेल बी मेंशन इन द लास्ट नेम along with the declaration इन द फॉर्म नंबर DIR 3A। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसके पास सरनेम नहीं है तो उसके पापा का या दादाजी का सरनेम लगा दो और एक डिक्लेरेशन भी दे दो DIR 3A में, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 153। किसके बारे में इसने बात करी, इसने बात करी डिन के बारे में। डिन के लिए अप्लाई करो CG को DIR 3 फॉर्म में, MC के पोर्टल पे जाओ, डाउनलोड करो, उसको भरो और सबमिट कर दो, ठीक है। तो यही था इसमें। 154 बात करता है एप्लीकेशन हो गया, अब CG क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, DIR 3 आपका चला गया, पेमेंट आपने कर दिया, अब क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन नंबर से CG ये डिसाइड करेगी कि आपका अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये सब काम होना चाहिए 1 मंथ के अंदर अंदर ही। तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको बोला जाएगा, भेजा जाएगा, और अप्रूव हो गया तो आपको डिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना डिसीजन जो है CG वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको दे देगी एप्लीकेशन के साथ में। अब ये भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस या डिफेक्शंस है, ठीक है, डिफेक्टिव है वो। तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो आपको दे सकती है CG जो है वो एग्जाम करके आपको इंटीमेट करेगी कि भाई ये तुम्हारे एप्लीकेशन में डिफेक्ट है, इसको प्लीज़ आप ठीक करिए। आपको मेल पे भेज सकती है, वेबसाइट पे भेज सकती है और किसी मोड से भी भेज सकती है, ठीक है। और आपको साथ में दिए जाएंगे 15 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रीसबमिट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन। अब आपने रीसबमिट कर दी, अब क्या होगा, इसमें भी 3 केस होंगे। CG आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और आपको बोलेगी कि फिर से लेकर आओ, एक फ्रेश एप्लीकेशन लेकर आओ कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई आपने करा है पार्शियली या फिर इन्फॉर्मेशन फिर भी डिफेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन जो है वो ट्रीट एंड लेवल सच एप्लीकेशन इज इनवैलिड इन केस द डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन द गिवन टाइम। 15 दिन का टाइम दिया था, 16वें दिन लेकर गए तो इनवैलिड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और
अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, डिन मिल जाएगा अपनी री एप्लीकेशन के बाद में। मतलब बेसिकली आपने डिफेक्ट्स करेक्ट करके दी थी तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका डिन है वो मिल जाएगा। एक चीज़ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी है, इन केस रिजेक्शन और इनवैलिडेशन द फीस वर पेड विद द एप्लीकेंट शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड विद द अदर एप्लीकेशन। फिर आपको री अप्लाई करना होगा, नई फीस देनी होगी, वो रिफंड विफंड नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। नोट 1 दिया है, ऑल डिन्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल बाय सीजी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलॉटेड टू देम अंडर दीज रूल्स। डिन्स अलॉटेड अंडर दीज रूल्स इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, दिन वैलिड है लाइफ टाइम के लिए, एंड शिल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। वो सिर्फ आप ही का ही होके रह जाता है, वो किसी और को नहीं मिलता है, ठीक है। दिन की बात हो रही है यहाँ, तो नो रिफंड, ठीक है। 155 किसके बारे में बात करता है, 155 बात करता है एक से ज़्यादा दिन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा एक ही वोट का हक है, इसी तरह से एक डायरेक्टर के पास में भी एक ही दिन होना चाहिए। 156 बात करता है कि दिन मिल गया, अब क्या करो, जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिन दे दिया, अब क्या करो, कंपनी को बताओ। डायरेक्टर क्या करेगा, देखो देखो कंपनी मुझे दिन मिल गया, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेगा, वो बता देगा कंपनी को। किस फॉर्म में बताएगा, 3B में। 3A किसके लिए था, सरनेम के लिए था। 3A किसके लिए था, सरनेम के लिए था। 3B किसके लिए है, दिन बताने के लिए है। डायरेक्टर बताएगा दिन कंपनी को, कितने दिन में, 1 महीने में। 157 बात करता है, कंपनी ROC को बताएगी, ठीक है। ये मोहल्ले की आंटी मुझे लग रही है, एक को बताते हैं। तो इसी तरह से लॉ चलता है कि हमें कोई भी बात अपने तक नहीं रखनी है, सबको बतानी है ना। तो 157 किसके बारे में बात करता है कि कंपनी बताएगी ROC को कि देखो देखो डायरेक्टर को दिन मिल गया, कितने दिन में, 15 दिन में। किस फॉर्म में, फॉर्म 3C में। इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं, इसलिए मैं फटाफट इसको चला रही हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया ना कंपनी ने या ऑफिसर ने किसी, तो उसको लग जाएगी पेनल्टी। कितने की लग जाएगी, 25,000 की, 25,000 की, या 100 रुपये पर डे की, 1 लाख तक, ठीक है। दिन जो है कंपनी को ROC को बताना है 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर कंपनी ने नहीं बताया, फॉर्म DIR 3C में, ठीक है, और अगर कंपनी ने नहीं बताया तो कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी, और साथ ही में फर्दर पेनल्टी भी लग सकती है 100 रुपये पर डे की, टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद में 158 बात करता है आपका ऑब्लिगेशन की, आपको जो है इंडिकेट करना है अपना दिन, हर जगह पे आपको लिखना होगा अपना दिन, मेंशन करना होगा कोई भी रिटर्न अगर है जिसमें यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज दी डायरेक्टर। 159 बात करता है कॉन्ट्रवेंशन की, कि अगर 152 जो कि बात करता था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एप्लीकेशन टू बिकम डायरेक्टर बेसिकली, है ना। 152 किसके बारे में बात करता था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की तो करता था। 155 किसके बारे में बात करता था, एक से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। 156 दिन बताओ डायरेक्टर कंपनी को, और 157 कंपनी टू ROC, है ना। तो इसमें 152, 155, 156 है। अगर इनका कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो 159 में उसकी पेनल्टी है। 159 में क्या पेनल्टी है, 50,000 या 500 रुपये पर डे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो तो एक तरह से ना हर उस पे उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। 153 पे नहीं है कोई पेनल्टी, 154 पे भी नहीं है, और 155 इन्होंने इसमें ले ही लिया, 156 इन्होंने इसमें ले ही लिया, 157 की इन्होंने अलग से दे दी, है ना। 158 पे हालांकि कोई पेनल्टी नहीं है। तो एक तरह से 152 से 159 में मोस्टली जगह पेनल्टी है। देखो 152 इन्होंने इसमें ले लिया, 153, 154 और आपका 158 में कोई पेनल्टी नहीं है। तो 348 में कोई पेनल्टी नहीं है, बाकी सब पे पेनल्टी है, ठीक है। तो ये आपका 159 तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये कुछ अदर पॉइंट्स हैं, कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ दिन। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो सेटिस्फाइड है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उसको हमने एप्लीकेशन दी थी ना, ये उसी के ही उन्होंने बीच का पार्ट दिया। जैसे मूवीज़ में होता है ना, फ्लैशबैक में दिखाते हैं, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो।
डिन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, सरेंडर भी हो सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकती है सीजी, या फिर उसको जैसे बाद में कुछ पता लगा तो वो क्या कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, डिन जो है वो डुप्लीकेट हो गया है, रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट मैनर में हुआ है, मिला है वो, फिर उसके बाद में किसी कंसर्न इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, या फिर वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, मतलब डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। ठीक है। और एप्लीकेशन उसने दे दी है DIR 5 में कि मेरे को अपना डिन जो है वो सरेंडर करना है, वो खुद से सरेंडर कर रहा है। ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिन को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। सो एंड द सेड din has never been used for filing any document with authority, सेंट्रल गवर्नमेंट में डीएक्टिवेट सच din। ठीक है। फिर एक चीज़ और है कि जैसे सपोज आपने एप्लीकेशन जो थी वो किस में दी थी, एप्लीकेशन आपने दी थी DIR 3 में, है ना, DIR 3 में आपने दी थी एप्लीकेशन। तो अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं ना, अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको DIR 6 देना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। DIR 6 देना होगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। द एप्लीकेंट शिल डाउनलोड फॉर्म DIR 6, इसको भी आप MCA से डाउनलोड करो और उसको साइन वाइन करके भर के दो। ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐसा इन्होंने टाइम लिमिट नहीं दिया है अप्रूवल के लिए, लेकिन एक बार अप्रूव हो गया तो फिर से सीजी को क्या करना पड़ेगा, ROC को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि ये चेंज हो गया है। ठीक है। और साथ में डायरेक्टर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि जब उनको इस चेंज के बारे में पता लग गया तो वो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर बताएंगे। ठीक है। एक चीज़ और है, इसमें पता नहीं मेंशन इन्होंने की है या नहीं, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट हो सकता है कि आगे कोई पॉइंट हो, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ। अगर जैसे आपने जैसे इंटीमेशन दे दिया आपने DIR 6 में, ठीक है, अगर DIR 3 जो है, DIR 3 KYC वो आपने पिछले साल सपोज सबमिट कर रखी है, तो अगर आपको अब उसमें भी कुछ चेंज करवाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको DIR 3 मतलब DIR 3 KYC क्या हुआ, KYC मीन्स होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। तो अपडेशन अगर आपको करनी है तो DIR 3 KYC आपको करना होगा, और अगर उसमें भी आपको उसको फाइलिंग करना है तो DIR 3 KYC वेब फाइल करना होगा। ठीक है। इसको छोड़ो, ये पॉइंट यहाँ है नहीं, तो इसलिए अगर ये आएगा तो मैं इसको समझा दूंगी। सो बेसिकली मतलब ये है कि कुछ भी अगर आपको अपडेशन करनी है तो DIR 3 KYC फाइल आपको करना होता है। ठीक है। तो वो है, तो ये वेब से भी हो जाता है, तो DIR 3 KYC वेब। और अगर आपको कुछ वैसा ही अपडेशन करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, ई फॉर्म DIR 3 KYC भरना होगा। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड हम लोग क्या करेंगे, 160 वाली लेन हमारी रह गई और 170 वाली रह गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियोस में हो जाना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो मुझसे कहना मत, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड टाइम निकाल के आई एम रिकॉर्डिंग, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको नेक्स्ट 2 वीडियोस तक ख़त्म कर दूँ। हो सकता है कि 3 तक स्ट्रेच हो जाए, बट उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है। सो आई होप दैट ये आपको हेल्पफुल होगा, एंड प्लीज़ इसके सब क्वेश्चंस कर लेना, रिविजन ज़रूर करते रहना। ओके, बाय गाइस।